Good evening, everyone. Today's topic is going on here प्रोपोफॉल. आज हम ओनली प्रोपोफॉल पर बात करेंगे. प्रोपोफॉल एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि इंड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और इसको हम जो है जनरल एनेस्थीसिया में प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को. ये जो है एक तरीके का ऐसा एजेंट है जिसके थ्रू अगर हम पेशेंट को देते हैं तो फुल बॉडी उसकी जो है पूरी तरीके से वो बेहोश होता है. बेहोश मतलब देखिए, एनेस्थीसिया 3 तरीके का होते हैं: लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया एंड जनरल एनेस्थीसिया. तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो जनरल एनेस्थीसिया में सबसे पहले यही आता है प्रोपोफॉल. इसको हम ज़्यादातर जो है पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं कि कोई भी सर्जरी होने से पहले. कोई भी सर्जरी होती है उससे पहले हम क्या क्या हमारे जो प्रोटोकॉल हैं, कौन कौन सी सर्जरी हम सर्जरी जो भी होती है उसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं. पहला काम हमारा है प्री मेडिकेशन का. पहले हम क्या करेंगे, प्रोटोकॉल के थ्रू, जनरल एनेस्थीसिया का जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू पहला हम काम करेंगे प्री मेडिकेशंस का. हाँ, प्री मेडिकेशन में हम जो दवाइयाँ पेशेंट को देनी होती है वो सारी दवाइयाँ जो है प्रोवाइड करेंगे. और इसके बाद जो है हम पेशेंट को 3 मिनट तक प्री ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे. जैसे आपने पहले क्या किया, प्री मेडिकेशन दिया. प्री मेडिकेशन देने के बाद आप क्या करते हो, पहला काम करते हो, प्री मेडिकेशन जब आप देते हो तो उसमें आप जितनी भी दवाइयाँ हैं, चाहे वो केटामिन हो गया, केटामिन तो नहीं देते इतना जल्दी, बट फिर भी हम पहला देते हैं उसमें प्रोपोफॉल. पहला नहीं देते, पहला हम उसमें यूज़ करते हैं GEM, दैट इज़ ग्लाइकोपाइरुलेट एंड मिडाज़ोलाम एंड ओंडेंस्ट्रॉन. ये तीनों को जो है हम, और ये जो ओंडेंस्ट्रॉन है इसको हम क्यों देते हैं, ये इसलिए देते हैं जिससे कि जो पेशेंट है सर्जरी के समय किसी प्रकार के उसको मतलब वॉमिटिंग ना हो. और जो है ग्लाइकोपाइरुलेट नहीं, तो हम ग्लाइकोपाइरुलेट की बात कर रहे थे. ग्लाइकोपाइरुलेट हम कब देते हैं, ग्लाइकोपाइरुलेट को हम मायोपाइरुलेट भी बोलते हैं. ग्लाइकोपाइरुलेट जब ऐसे समय पे हम देते हैं पेशेंट को जिस समय पर पेशेंट को हमको वापस उसको जो है जो भी सर्जरी होती है, सर्जरी होने के बाद जब हमको उसको वापस जो है होश में लाना होता है तो उस समय हम इसका यूज़ करते हैं. So that is use of all the pre-medications. So pre-medication में पहला होता है ग्लाइकोपाइरुलेट और इसमें एमसेट, ओंडेंस्ट्रॉन जिसको कहते हैं, एमसेट भी इसको बोलते हैं, मिडाज़ोलाम. इनको हम मिडाज़ोलाम को 1 ml और जो है ओंडेंस्ट्रॉन को 2 ml और जो ग्लाइकोपाइरुलेट है जो है इसको हम 1 ml देंगे. ये प्री मेडिकेशन के अंदर में आता है. ये मेडिकेशंस जो है पहले हम देंगे जब और किसी का भी ऑपरेशन होता है, जब भी कोई जनरल केस आता है, जनरल सर्जरी का केस आता है उसमें. तो मैंने एक चीज़ आपको यहाँ गलत ये बताई कि जो हमारा ग्लाइकोपाइरुलेट होता है उसको हम जो है इंटुबेशन टाइम पर देते हैं, ना कि जो है जब हम उसको फिर से वापस जो है जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद जो है होश में लेके आते हैं. तो यहाँ पर जो है हमने आपको ये चीज़ गलत बताई थी. बल्कि यहाँ ये होगा कि जो भी हम ग्लाइकोपाइरुलेट आपको देंगे, ग्लाइकोपाइरुलेट हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो तीनों को मतलब जो तीनों दवाइयाँ हैं इनको ml के हिसाब से डोज जो इसकी डिसाइडेड है उस डोज के हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को प्री मेडिकेशन के थ्रू. और इसके बाद ग्लाइकोपाइरुलेट हो गया, मिडाज़ोलाम हो गया और एमसेट हो गया. एमसेट मतलब ओंडेंस्ट्रॉन, उल्टी ना हो और मसल रिलैक्सेंट
जो है सक्सिनाइल कोलिन देते हैं इसमें, और एक और होता है हमारा प्रोपोफोल भी देते हैं। फिर प्रोपोफोल देने से पहले हम फेंटानिल देते हैं, ध्यान देना। फेंटानिल एक तरीके का नारकोटिक्स ड्रग है, नारकोटिक्स ड्रग है फेंटानिल। हाँ, फेंटानिल नारकोटिक्स ड्रग है, और इसको जब भी हम दे तो डॉक्टर के सुपरविज़न में देना होता है। आप इसको ना ही ऐसे खरीद सकते हैं और ना ही इसका बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप इसको यूज़ भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये एक नारकोटिक्स ड्रग है, मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंडर में आती है ये दवाएं। सो इस वजह से इसको हम जो है फेंटानिल को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जब हमारा प्रोपोफोल नहीं था, जब ये प्रोपोफोल और ये इटोमिडेट जो भी हम आपको बता रहे हैं जनरल केसेस में, हम उस समय एक गैस यूज़ करते थे हेलोथीन, हेलोथीन यूज़ करते थे। तो हेलोथीन में क्या था, वो पेशेंट को बेहोश करती थी और वही पेशेंट को जो है फिर वापस पेशेंट को बेहोश भी करती थी, मसल रिलैक्सेंट भी देती थी, और दूसरी चीज़ जो हमारा फेंटानिल काम करता है पेन वाला, वो भी पेन वाला सेंसेशन लॉस करती थी। तो जैसे जैसे हमारे जो साइंस है उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग इंजेक्शंस आना स्टार्ट हुए। उसमें जो है यहाँ पर हम आपको प्री मेडिकेशंस के बारे में बताए हैं अभी, जो भी सक्सिनाइल कोलिन हो गया, फेंटानिल हो गया, प्रोपोफोल हो गया, या फिर थायोपेंटन सोडियम भी हम देते हैं जनरल। ये एक तरीके का थायोपेंटन सोडियम की बात करें, थायोपेंटन सोडियम एक तरीके का शॉर्ट एक्टिंग जो है ड्रग है, और इसका जो असर है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होता है और बहुत जल्दी ख़त्म भी होता है। जो थायोपेंटन सोडियम है जनरल एनेस्थीसिया के केसेस में दिया जाता है, और ये इंटूबेशन टाइम के अंडर में दिया जाता है, इंटूबेशन से पहले। तो हम बात कर रहे थे प्रोपोफोल की, सबसे मेन टॉपिक पर हम आते हैं। प्रोपोफोल क्या है? प्रोपोफोल एक तरीके का सॉल्यूशन है जो कि एग लेसिथिन से मिलकर बना हुआ है, और ये अगर इसकी वेट की बात करें, किस तरीके से इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब या फिर इसका किस तरीके से डोज डिसाइड होता है, तो 1% वेट बाय सोल्यूशन, वॉल्यूम बाय सोल्यूशन हम इसको देते हैं। दूसरी चीज़, ये सबसे पहले जैसे ही हम पेशेंट को देते हैं, ये सबसे पहले कहाँ रिएक्ट करता है? गाबा रिसेप्टर पर। हमारे ब्रेन का जो गाबा रिसेप्टर होता है उस पर जाकर पहले अटैक करता है, इसके बाद जो है पेशेंट जो है अपने आप जो है सो जाता है, नींद में जो है आ जाता है। दूसरी चीज़, ये जो हमारा प्रोपोफोल है, ये जो है इसको हम यूज़ करते हैं डे केयर सर्जरी में, और दूसरी चीज़ हम इसको आईसीयू में देते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में, और इमरजेंसी केसेस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, इसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। और ये एक तरीके का इंड्यूसिंग एजेंट है, पहले भी हमने बोला ये एक तरीके का इंड्यूसिंग एजेंट है। तो इंड्यूसिंग एजेंट देने से पहले हम क्या क्या करते हैं, सारे प्रोटोकॉल को हम एक एक करके बताएंगे। प्री मेडिकेशन मैंने आपको समझा दिया, अब हम आते हैं प्री ऑक्सीजनेशन। आखिर हम प्री ऑक्सीजनेशन करते क्यों हैं? प्री ऑक्सीजनेशन इसलिए करते हैं जिससे कि जब हम प्री मेडिकेशन दे दिए पेशेंट को प्री मेडिकेशन देने के बाद हम ऑक्सीजनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि 3 मिनट तक हमको पेशेंट को 100% फ्रेश ऑक्सीजन देना होता है, प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है। और प्योर ऑक्सीजन जब हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, प्रोवाइड करने के बाद, अच्छा ये भी तो सवाल आता होगा आपके मन में कि जो हमारा प्री मेडिकेशन के बाद जो प्री ऑक्सीजनेशन प्रोटोकॉल है, इसमें जो हम पेशेंट को 3 मिनट के अंदर 100% ऑक्सीजन देते हैं, तो कैसे देते हैं? आखिर इसका क्या तात्पर्य है, या फिर क्या जो है आप सोचते हो? तो मैं बता रहा हूँ इसका। हम 1 मिनट के अंदर पेशेंट को 33.3% जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, है ना? 33.3% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं 1 मिनट के अंदर। देन अगर हम बात करें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के 3 मिनट में, तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो 33.3 इंटू 33.3 इसको तीनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 99.9% ऑक्सीजन हम पेशेंट को प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं।
प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ ये भी है, ऑक्सीजन आप प्रोवाइड कर रहे हो 3 मिनट तक, इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर लोगे इसके बाद हमको क्या करना होता है, इंटूबेशन प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। इसके बाद इंड्यूसिंग एजेंट जो है देते हैं, इंड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि जब हम इंड्यूसिंग एजेंट्स को प्रोवाइड करते हैं प्री मेडिकेशंस में जो भी हम दवाइयाँ देते हैं उसके बाद जो है हम इंड्यूसिंग एजेंट्स देते हैं इंड्यूस करने के लिए, चाहे वो प्रोपोफोल हो गया, कीटामिन हो गया, थायोपेंटल सोडियम हो गया, ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। ये हम प्रोपोफोल कभी भी, ये एक तरीके का प्रोपोफोल जो है वो एक तरीके का इंड्यूसिंग एजेंट है। इंड्यूसिंग एजेंट का मतलब इसको हम तभी देंगे प्री ऑक्सीजनेशन के बाद ही इसको हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, उससे पहले नहीं प्रोवाइड करना है। हाँ, मैं ये बताया था कि प्री मेडिकेशंस जो हमारी प्रोवाइड की जाती हैं उनमें क्या क्या मेडिकेशंस ज़्यादातर होती हैं। अभी आपको एक नाम ये भी बताना भूल गया कि वैक्यूरोनियम भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन वैक्यूरोनियम जो है फेंटानिल के बाद जो है इसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम बात कर रहे थे इंड्यूसिंग एजेंट्स की। इंड्यूसिंग एजेंट्स में हम प्रोपोफोल को यूज़ करते हैं और इसके बाद हम जैसे ही प्रोपोफोल देते हैं पेशेंट जो है, पेशेंट के जब जो प्रोपोफोल है वो गाबा रिसेप्टर पर जाके अटैक करता है, गाबा रिसेप्टर पर जाके अटैक करने के बाद जो पेशेंट है वो सो जाता है, वो अनकॉन्शियस लेवल में पहुंच जाता है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है पेशेंट जो है, पेशेंट को किसी प्रकार का कोई भी चीज़ जो है महसूस नहीं होगा और ना ही वो जो है कोई चीज़ मतलब वो पूरी तरीके से स्लीप कंडीशन में रहेगा। खाली इतना उसको रहेगा कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो नहीं पता। और दूसरी चीज़ इसमें जो है हम दवाई जो देते हैं इसमें एक चीज़ ये भी रहता है कि अगर किसी पेशेंट को कोई भी पेशेंट जो है जनरल एनेस्थीसिया के केस करा रहा है तो वो जब तक जो है, सपोज दैट आपने सोचा होगा कि जो है जो भी हमारा जनरल एनेस्थीसिया का केस होता है उसमें हम जो भी पेशेंट का सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के टाइम की बातें उनको याद रहती होंगी कि नहीं रहती होंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं रहती हैं। उसके लिए हम जो है उसको जो ये प्री मेडिकेशंस या फिर जो भी दवाइयाँ देते हैं इनसे जो है, इनमें सबसे बड़ा बात होता है कि अगर किसी पेशेंट को हम सुला रहे हैं तो उसको उस टाइम की किसी भी प्रकार की जो है ना चीज़ें याद ना हो। उनमें हम क्या क्या उनका जो है देखते हैं, उनका मोटर और सेंसरी जो CNS सेंट्रल लेवल नर्वस सिस्टम को हम डिप्रेस करते हैं। दूसरी चीज़ उनका मोटर मतलब अगर आप कोई भी सपोज दैट एक सुई है उसको आप अगर किसी भी बॉडी के किसी भी एरिया पे पार्ट पे अगर आप चुभाओगे या फिर हल्का सा भी अगर टच करोगे तो वो पेशेंट को पता नहीं चलेगा। और जैसे उसका सेंसेशन लॉस होना स्टार्ट होता है तो समझ लीजिए कि दवा का जो है काम स्टार्ट होगा। और इसका जो असर होता है बहुत ही रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, बहुत ही तेज़ जो है काम करता है। और जो है इंड्यूसिंग एजेंट देने के बाद हम मसल रिलैक्सेंट देते हैं, मसल रिलैक्सेंट सक्सिनाइलकोलिन। इसके बाद हम मसल रिलैक्सेंट देने के बाद क्या करते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं। किसका, ईटी ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं, जिससे कि ईटी ट्यूब हम क्यों इंसर्ट करते हैं, ईटी ट्यूब का मतलब होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब हम जो है जब पेशेंट को इंसर्ट करते हैं जिसके थ्रू पेशेंट को जो भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं वेंटिलेटर पे, क्योंकि एनेस्थीसिया वेंटिलेटर होता है ना, एनेस्थीसिया वेंटिलेटर से एक होता है पेशेंट एंड और एक होता है मशीन एंड। तो हमारा जो पेशेंट एंड है वो हम पेशेंट के अंदर डालेंगे, जो पेशेंट एंड से वो जो है पूरी जो यहाँ तक, और इसके बाद हम चेक करेंगे अगर उसमें टक टक की आवाज़ आती है। किससे हम चेक करेंगे ये भी बता दे रहे हैं। आप स्टेथोस्कोप रखते हैं, स्टेथोस्कोप को जो है ईयर में लगा के इसके बाद जो है उसके या इस एरिया पर स्टर्नम पर एक बार चेक करना है आसपास कि जो है यहाँ पर जो है इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं। अगर प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो ईटी ट्यूब है वो अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है और अब जो है हम उसको जो है ऑक्सीजनेशन जो प्रोसेस था जो है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं और ईटी ट्यूब के थ्रू हम पेशेंट को ऑक्सीजन और जो भी गैसेस प्रोवाइड करनी होती है उनको हम प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा
एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में। टीवा क्या होता है? टीवा का मतलब होता है, TIVA का मतलब होता है टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, इसको पूरा कहते हैं, पूरा इसका फुल फॉर्म है टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। और अगर हम बात करें एनेस्थीसिया की जो है, तो हमने अभी अभी बोला था आपसे कि जो है उसमें एनेस्थीसिया में जो केसेस होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहली चीज़, एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, दूसरा रीजनल, तीसरा जो है लोकल। तो इसमें जो है इतने सारे चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं, आखिर जनरल तो हमने समझा दिया, लेकिन हमने अभी आपको ये चीज़ नहीं बताया कि रीजनल क्या होता है और लोकल क्या होता है सर। तो ये चीज़ें, जनरल का मतलब होता है जो कि फुल बॉडी सेडेशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, मतलब पेशेंट पूरी तरीके से होश में नहीं रहेगा। और जनरल के बाद हम आते हैं रीजनल एनेस्थीसिया, जो आपका LSCS ऑपरेशन होता है, लोअर सेगमेंट सर्जरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट सर्जरियन सेक्शन जो भी आपका वुमेन का जो केस होता है, वुमेन केस मतलब कि सपोज दैट कोई महिला है, उसका जो है बच्चे का ऑपरेशन होने वाला है, तो उस समय हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में इपिड्यूरल जो है अगर हम बात करें उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया में, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि इपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। रीजनल एनेस्थीसिया के अंडर में आता है स्पाइनल और इपिड्यूरल। तो हम बात करते जो है रीजनल एनेस्थीसिया की। तो रीजनल एनेस्थीसिया हम जब पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो उस समय जो पेशेंट होता है उसका जो सपोज दैट हमने जो है एब्डोमिनल रीजन का जो है ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन इन द सेंस LSCS ऑपरेशन, लोअर सेगमेंट सर्जरियन सेक्शन, सिजेरियन ऑपरेशन करना है किसी महिला का, तो उस समय हम जो है उसको स्पाइनल लगाते हैं। और स्पाइनल जो निडल की बात कर रहे हैं, तो स्पाइनल निडल में 2 तरीके की निडल आती है। एक होती है ड्यूरा कटिंग और ड्यूरा सेपरेटिंग। ड्यूरा कटिंग और ड्यूरा सेपरेटिंग में ये अंतर है, जो ड्यूरा कटिंग होती है वो थोड़ी शार्प होती है, लेकिन जो ड्यूरा सेपरेटिंग होती है वो बहुत मतलब अच्छी होती है, उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि जो ड्यूरा सेपरेटिंग है वो जितने भी आपके लेयर होती हैं स्पाइनल एरिया में, वो चाहे तो जैसे हम पेशेंट को जब इंसर्ट करते हैं एनेस्थीसिया, उससे पहले हम जो है जो इंजेक्शन कह रहे हैं, सॉरी, जो स्पाइनल निडल हम इंसर्ट करते हैं, और कहाँ इंसर्ट करते हैं ये भी बता रहे हैं, लंबर रीजन के L3 to L4 वर्टिब्रा के अंदर हम जो है इंसर्ट करते हैं। तो जब हम इंसर्ट करते हैं पेशेंट के अंदर, तो वो जो है ड्यूरा सेपरेटिंग जब हम यूज़ करते हैं तो वो पूरे लेयर को सेपरेट करते हुए जाती है। अगर हम ड्यूरा कटिंग यूज़ करेंगे तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। पेन क्यों होगा? पेन इसलिए होगा क्योंकि जो कटिंग होती है, ड्यूरा कटिंग, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शार्प होती है, और वो जो है लेयर को कभी भी हटाते हुए नहीं जाती, सीधा जो है मतलब सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती है। सो इस वजह से इसका हम यूज़ करते हैं ड्यूरा सेपरेटिंग का, और ड्यूरा सेपरेटिंग बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ड्यूरा सेपरेटिंग और ड्यूरा कटिंग में ये डिफरेंस है। अब हम आते हैं लोकल एनेस्थीसिया पर। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया एक स्पेसिफिक रीजन, बॉडी का कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन है। सपोज दैट हमारे किसी भी पार्ट पर, सपोज दैट हैंड है हमारा, उस हैंड पर जो है एक सपोज दैट गिल्टी जिसे कहते हैं निकल गई, तो उसका इतने एरिया का ऑपरेशन करने के लिए हम जो है इसको आसानी से, अगर मतलब मसल्स के ऊपर है तो इसको हम निकालने के लिए जो है इस लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करेंगे। और लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करने के बाद उसको हम जो है पूरी तरीके से उसमें लोकल एनेस्थीसिया में हम उसको निकाल देंगे काट के। और जो हमारी सर्जरी होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है इलेक्टिव सर्जरी और एक होती है इमरजेंसी सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी एक ऐसी सर्जरी होती है, इलेक्टिव सर्जरी वो सर्जरी होती है जो कि
जैसे कोई पेशेंट आया आपके हॉस्पिटल में, आया और आपसे क्या करता है, कहता है कि मेरे को ऑपरेशन कराना है, और ऑपरेशन कराना है तो क्या होगा, क्योंकि उसकी नॉर्मल कंडीशन है, सपोज दैट नॉर्मल कंडीशन है, तो वो क्या करेगा, पहले डॉक्टर से जाके कंसल्ट करेगा अच्छी तरीके से। वो डॉक्टर जो है उनको एक डेट देंगे, उस डेट पर ऑपरेशन होगा। अगर कोई भी ऑपरेशन का डेट मिलता है, उस डेट पर ऑपरेशन होता है, मतलब दिनांक, उस डेट पर जो है ऑपरेशन होता है किसी पेशेंट का, इतने टाइम पर, सपोज दैट 11 से 3 के बीच में जो है कि मंडे को हमारा ऑपरेशन होने वाला है, तो ऑपरेशन होगा जो है मंडे को 11 से 3 के बीच में। तो हमें एक डेट और टाइम दिया गया, इस टाइम पे इस डेट पे होगा, तो वो जो है इसी को है हम कहते हैं इलेक्टिव सर्जरी। और इमरजेंसी सर्जरी में, इमरजेंसी में जैसे कोई पेशेंट आया, सपोज दैट कोई एक्सीडेंट केस आया हमारे हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट केस आया, तो उसको आप ये थोड़ी कहोगे कि हम आपको एक टाइम डेट देते हैं उसी पे आके करवाइएगा, उतना टाइम नहीं रहता, तुरंत आता है। सपोज दैट वो रोड साइड एक्सीडेंट हुआ और पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आया, अगर कंडीशन अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन क्रिटिकल रहती है तो तुरंत जो है उसका जैसा भी ऑपरेशन करना होता है तो हाई रिस्क कंसेंट को साइन करवाते हैं, और सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको कंप्लीट करने के बाद जो है ये सारी चीज़ों को सही किया जाता है। इसके बाद जो है उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इमरजेंसी सर्जरी। देखो कभी कभार इमरजेंसी सर्जरी LSCS में भी होता है, लोअर सेगमेंट सर्जरियन सेक्शन में इमरजेंसी सर्जरीज भी होती हैं। जैसे कोई माँ है, माँ मतलब कोई लेडी है जिसको अचानक से दर्द उठा, एब्डोमिनल रीजन में, पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद जब पेशेंट के एब्डोमिनल रीजन में पेन स्टार्ट होता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके आया गया, उसका लास्ट, सपोज दैट लास्ट स्टेज चल रहा है महीने का, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल लेके आते हैं, और वहाँ पर अगर सब कुछ सही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं सही रहता है तो डॉक्टर तुरंत कहता है इनको ऑपरेशन के लिए इमीडिएट शिफ्ट करो OT में, तो वहाँ पर इमरजेंसी सर्जरी होती है। उसकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद LSCS ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इलेक्टिव सर्जरी भी LSCS में होता है। जैसे कोई मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो क्या करती है, आती है और उसको पता रहता है कि मेरा इतने, पता नहीं रहता, मतलब उसको पता चल जाता है कि जो है एक डेट दिया रहता है ना कि इसी डेट पे आपका ऑपरेशन होगा, और सब कुछ नॉर्मल कंडीशन है, किसी प्रकार का दर्द नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा है, या जो है जो भी कंडीशंस आती हैं वो कंडीशंस नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, आराम से आके हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं एक दिन पहले, और पूरी रात जो है 24 मतलब 24 घंटे तक कुछ खाना नहीं रहता उसके पहले, ऑपरेशन से पहले आप 24 घंटे कुछ भी नहीं खा सकते। तो जो है क्या करते हैं, इसके बाद आपको OT में शिफ्ट किया जाता है, आपकी पूरी रिपोर्ट भरी जाती है, और तब तक आपका ऑपरेशन भी होता है, और सारी चीज़ें होने के बाद आपको देन ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये था पूरा जो है प्रोसेस। और आगे भी बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रोपोफॉल। हम प्रोपोफॉल के बारे में ही मेनली बात कर रहे थे, तो जो हम प्रोपोफॉल देते हैं उसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है, इट प्रोड्यूस हाइपोटेंशन। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब BP कम कर देता है। दूसरी चीज, एंड इन सम पेशेंट बिकम फेयर टू अदर पेशेंट बिकम BP हाई। मतलब कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कोई भी सर्जरी अगर उनकी होती है तो उससे क्या होता है कि वो डर जाते हैं। तो डर जाते हैं तो क्या होता है, उसमें डरने के बाद सीधा उनका जो BP होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसकी वजह से अगर जैसे सपोज दैट कोई पेशेंट आया, उसका BP जो है प्री ऑप में कुछ और था, प्री ऑपरेटिव केयर में कुछ और था, और जैसे ही OT में आया उसका BP जो है जब चेक किया गया तो उसका BP जो है हाई हो गया। तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ जो है माइंड में थिंक कर रहा होगा, सोच रहा होगा। तो उसको जो है
जो कंसल्टेंट हैं, एनेस्थीसिया कंसल्टेंट और डॉक्टर्स, वो ये डिसाइड करते हैं कि इनका ऑपरेशन होना है कि नहीं होना है। अगर होने लायक रहेगा तो उसमें क्या होता है, वो कर देते हैं, स्टार्ट हो जाता है ऑपरेशन। नहीं करने लायक होता है, बीपी ज़्यादा मतलब एबव जा रहा है, तो उसको रोक देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीपी की दवा लेते हैं। जैसे आप कभी भी ऑपरेशन कराने आएंगे तो पहले आपसे एक चेकअप होता है, पीएसी चेकअप, प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है। उसमें आपसे सब कुछ, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। क्या क्या पूछी जाएंगी? आप कौन सी दवा लेते हो, इससे पहले कोई आपका ऑपरेशन हुआ था, या फिर इससे पहले आप कोई दवाइयाँ लेते थे, या आपका बीपी का कोई दवा तो नहीं चल रहा है, शुगर तो नहीं है, या जितनी भी आपकी कंडीशंस होती हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आपने इससे पहले कोई ऑपरेशन कराया है, या फिर इससे पहले कोई दवा आपकी चलती थी, या आपका बीपी हाई रहता है कि नहीं रहता है, या आप जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर अभी मैंने बताया कि शुगर आपको है या नहीं है, या शुगर की दवा आप लेते हो कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्री एनेस्थेटिक चेकअप में पूछी जाती है डॉक्टर के द्वारा। इसके बाद आपकी जो है आगे की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है कि इनका ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। अगर होने मतलब अपना सारा चीज़ें कंडीशन सही रही तो इसके बाद ऑपरेशन के लिए अलाउड कर दिया जाता है। और एक चीज़ ये भी है, जो हमारा प्रोपोफोल है वो एक तरीके का ब्रोंको डायलेटर है, जो ब्रोंकस एरिया है ना हमारा, उसको फैला देता है। इंट्रासेरेब्रल टेंशन को डिक्रीज कर देता है। अभी हमने बोला ना, सेरेब्रल एक्टिविटी सीएनएस को डिक्रीज कर देता है, डिप्रेस कर देता है। मतलब जैसे होता है ना कि हमारी इम्पल्स जो जनरेट होता है ब्रेन तक जाता है, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, तभी तो पेशेंट सोता है। जब आपके सेरेब्रल एरिया पर सेरेब्रल टेंशन्स जो होते हैं उनको डिक्रीज करता है, तभी तो पेशेंट सोता है। सीएनएस को डिप्रेस कर देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करना मतलब बंद कर देगा। उसका जो गाबा रिसेप्टर जब जाके अटैक करता है, तो जब ब्रेन पर जाके गाबा रिसेप्टर अटैक करेगा, उसके बाद जो है ये चीज़ें कंप्लीट होंगी। इसके बाद सेरेब्रल डिप्रेस करने के बाद पेशेंट जो है अपने आप जो है सोने लगेगा। तो हमको जो है तुरंत जो है उसको ओटी टेबल पे लेटाना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। और ये एक चीज़ ये भी है कि जो हमारा प्रोपोफोल होता है वो क्या रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस करता है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो होता है, आइज़ की जो ऑकुलर प्रेशर, उसको जो है क्या करता है, उसके रिड्यूस कर देता है, मतलब कम कर देता है। इट इज़ यूज डे केयर सर्जरी, और ये डे केयर सर्जरी में भी यूज़ होता है। जैसे कोई पेशेंट आया, दिन ऑपरेशन हुआ, मतलब डे में ऑपरेशन हुआ, आया एडमिट हुआ, तुरंत ऑपरेशन हुआ, फिर चला गया, तो इसको हम कहते हैं डे केयर सर्जरी। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। जैसे एडवांटेज वो होता है जो, जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ एडवांटेज देगा। अगर आप कोई गलत काम करोगे, बुरा काम करोगे, तो वो क्या होता है, वो आपके लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। आप कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके साथ, तो वो होता है डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं, इट इज़ ए पेनफुल इंजेक्शन। पहली चीज़, ये एक तरीके का पेनफुल इंजेक्शन है। जब आप पेशेंट को जो है प्रोपोफोल इंजेक्ट करोगे तो उस समय पेशेंट को थोड़ा पेन होगा। और हाइपोटेंशन की कंडीशन आ सकती है। अभी मैंने बोला हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम हो जाएगा। इट कंटेन ऑयल सो दैट वाई पेशेंट सफर बाय पेन। देखो, पेशेंट को पेन क्यों होगा, रीजन भी तो पता होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है उसको पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा प्रोपोफोल होता है उसमें ऑयल कंटेन होता है। जो हमारा प्रोपोफोल है वो 3 चीज़ों से मिल के बना होता है, एग और सोयाबीन और जो है ग्लिसरीन से। तो एग लेसिथिन नाम का जो है सब्सटेंस होता है, और लेसिथिन का मतलब होता है ऑयल। जो ये ग्लिसरीन है ना, ये एग लेसिथिन, इसको पूरा कह सकते हैं हम।
तो यहाँ पर एग-लेसिथिन से मिलके बना होता है प्रोपोफॉल। और इसलिए सपोज दैट आप कभी एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे, पानी लिए हैं और पानी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, तो ऑयल क्या होता है, वो ऊपर रह जाता है, पानी जो है नीचे। कि कभी ऑयल डाउन सरफेस पे गया है? नहीं गया होगा, नहीं गया होगा कभी भी। सो दैट्स वाई अगर हम बात करें तो यही होता है इसका, कि आप कभी भी अगर इसको इंसर्ट करोगे तो पेशेंट को इंजेक्ट करोगे तो पेशेंट को पेन होगा, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेन है, ग्लिसरीन और एग है। और ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, इसमें एग होता है, सोयाबीन होता है, ग्लिसरीन होता है, इनसे तीनों से जो है मिलकर बना होता है। और इसके कुछ अभी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले हम इसके बारे में और थोड़ा बता दें। लेस स्टेबल सब्सटेंस है ये, एक तरीके का लेस स्टेबल सब्सटेंस है। दूसरी चीज़, बीपी ज़्यादा हो तो ये अलग था, टॉपिक से हटेंगे नहीं हम, इसको हम बाद में समझा देंगे। थोड़ा सा हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होता है, जैसे कोई पेशेंट है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि कोई पेशेंट है, किसी प्रकार की उसको एलर्जी है, एलर्जी, जैसे कि कोई पेशेंट है उसको एग से एलर्जी है, अंडा से एलर्जी है, और कोई पेशेंट है जिसको सोयाबीन से एलर्जी है, या फिर कोई पेशेंट है जिसको ग्लिसरीन से एलर्जी है। तो ये तीनों एलर्जी अगर जिसको होगी उसको हम प्रोपोफॉल नहीं देंगे। क्या कहें? नहीं देंगे प्रोपोफॉल। सो इस वजह से ये है इनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये भी है कि हम इसको प्रोपोफॉल को 3 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं, जो पीडियाट्रिक्स पेशेंट होते हैं, छोटे बच्चे जिनका एज होता है 3 साल से कम, उनको हम जो है इसको नहीं दे सकते। इनके ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। प्रोपोफॉल को हम प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे उस समय। सो ये है इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब हम बात करें इसके डोज की, तो जो प्रोपोफॉल की डोज होती है वो 1.5 mg से लेकर और 2 mg पर kg, मतलब 1.5 mg टू 2 mg पर kg के हिसाब से हम इसको पेशेंट को देते हैं। जैसे सपोज दैट कोई 1 किलो का बच्चा है, पीडियाट्रिक्स की बात करें, 1 kg का बच्चा है, उसको हम कितना देंगे पेशेंट को, प्रोवाइड कितना करेंगे? 1.5 mg ओनली, इतना ही देंगे। दूसरी चीज़, अगर किसी का वेट है 70 जो है किसी का वेट है, तो हम उसको प्रोपोफॉल कितना प्रोवाइड करेंगे? उसको हम 140 mg प्रोवाइड करेंगे। 140 mg कैसे? सपोज दैट आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? 70 × 2 कर दो, 70 वेट है, इंटू 2 कर दो, हो जाएगा 140। तो ये है उसका कैलकुलेशन। और ये जो हमारा प्रोपोफॉल होता है, ये 10 ml के एम्पुल में आता है, 20 ml वायल के अंडर में आता है। वायल और एम्पुल, एम्पुल की बात करें तो एम्पुल वो चीज़ें होती हैं, जैसे कांच की इतनी छोटी सी कांच की शीशी आती है, उसको हम तोड़ते हैं अपने हाथों से ही, और जो है पेशेंट को 10 ml का डिस्पो लेते हैं, और डिस्पो लेने के बाद उसको उसमें इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद जो है उसको पेशेंट को देने की तैयारी करते हैं। 20 ml 20 ml का वायल आता है। वायल मतलब वो जो डिब्बी, कांच की बॉटल टाइप में डिब्बी नहीं आती इतनी छोटी सी, देखे होंगे आप, तो जो है 20 ml की वायल में आता है प्रोपोफॉल। 10 mg पर ml इसका जो है डोज होता है। टोटल कंटेंट 200,
ये कितना टोटल कंटेंट करता है? अगर 20 ml की वायल है, सॉरी 20 ml नहीं, अगर 10 mg पर ml की बात करूं तो उसके हिसाब से टोटल कंटेंट इसमें रहता है 200। और अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 10 × 10 अगर करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हो जाएगा 100 mg, 100 mg हो जाएगा। जैसे 1 ml में सॉरी 1 ml नहीं, हाँ बस इतना ही है। तो ये था आप आज का जो है प्रोपोफॉल के बारे में हम जो बता रहे थे। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है प्रोपोफॉल के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हम इसका दूसरी चीज़ आईसीयू में हम इसका क्यों यूज़ करते हैं, हमने इसका बताना भूल गया। आईसीयू में हम इसका इसलिए यूज़ करते हैं, जब भी हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करते हैं तो वेंटिलेटर पे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करने से पहले हम प्रोपोफॉल का यूज़ करते हैं। कि सपोज दैट कुछ पेशेंट होते हैं जिनको सीजर आता है, झटके आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कोई पेशेंट होते हैं इरिटेट करते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनको सुलाने के लिए, स्लीप कंडीशन में लाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।